गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। कल हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन और इट्स पोजीशन। द एनर्जी possessed by a body due to its position or configuration. किसी बॉडी के अंदर कोई एनर्जी पजेस की जाती है, किसकी वजह से? उसकी पोजीशन की वजह से, उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। समझ आ गया? तो किसी की पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी पजेस की जाती है, उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। अगला अब एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। दैट इज, जैसे कि आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, और इसके साथ ही ब्लॉक अटैच है। आपने क्या किया, इस ब्लॉक को स्ट्रेच कर दिया एफ फोर्स लगाकर। तो क्या हुआ कि ये स्प्रिंग की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई और ये ब्लॉक इस पॉइंट पर पहुंच गए। हम क्या कहेंगे कि अगर आपने इसको एक्स से डिस्प्लेस कर दिया तो इस स्प्रिंग की जो कॉन्फ़िगरेशन है, देखिए, चेंज हो गई है। इस स्प्रिंग की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई है? चेंज हो गई है। जब इस स्प्रिंग की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है तो उसकी वजह से स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, जो आपने पढ़ा था -1/2 kx²। बोलो, पढ़ा था? दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। मान लीजिए आप ये कहते हो कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड सरफेस पर है, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया गया और इस ऑब्जेक्ट को h हाइट पर पहुंचा दिया गया, तो इसके पास एनर्जी आ जाती है mgh, जिसको बोल देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये सब छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपसे बताए। यहां मैं आपको एक सिंपल सा एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां मैं आपको एक बात बता रहा हूं भाई, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी du इज इक्वल टू माइनस ऑफ dw, मीन्स या माइनस ऑफ w लिख सकते हो, कंजर्वेटिव। इसका मतलब ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। समझ आ गया? ये मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा उस नेगेटिव वर्क डन के इक्वल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। मतलब आप ये भी कह सकते हो, और आपको पता होना चाहिए कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, तो आपको पता है कौन कौन से फोर्स होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन से होते हैं भाई? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, अभी बताया था स्प्रिंग फोर्स। ये सब कंजर्वेटिव फोर्स है, और भी हैं, ठीक है। तो ये सब कैसे फोर्स हैं? कंजर्वेटिव फोर्स है। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि मान लीजिए आप इसका इंटीग्रेशन करो, u इनिशियल से u फाइनल इंटीग्रेट करो, तो आप क्या कहोगे? माइनस ऑफ f डॉट dx या dr, f डॉट dr लिखते हो, x इनिशियल टू
एक्स फाइनल या आर इनिशियल टू आर फाइनल, एक ही बात है। आप यहाँ एक्स लिख दीजिए, एफ डॉट डी एक्स वर्क डन होता है, एफ डॉट डी एक्स नेगेटिव ऑफ दैट वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स। ये आपके पास एक फॉर्मूला है, आप इस पॉइंट को हमेशा याद रखें। कंजर्वेटिव फोर्स कोई भी वर्क डन करेगा वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। समझ आ गया? इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल एजेंसी का मतलब कि हम उस ऑब्जेक्ट पर वर्क कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूं, देखिए, ये नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपने स्प्रिंग वाला पढ़ लिया, वही एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद ग्रेविटेशन वाला ले लेते हैं। मैंने ये अभी अभी आपसे एक बताया था कि भाई ये स्प्रिंग की नेचुरल पोजीशन है। उसके बाद आपने ये कहा, हमने एफ फोर्स लगाकर इसको स्ट्रेच किया। अब स्प्रिंग की पोजीशन यहां है, एफ एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो गई, स्प्रिंग एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो गई। अब अगर हम इस फोर्स की बात करें, ये फोर्स किसने लगाया? एक्सटर्नल एजेंसी, क्योंकि ये फोर्स तो हम लगा रहे हैं तभी तो स्ट्रेच हुआ है। हम क्या कहेंगे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। एफ डॉट डी एक्स और इंटीग्रेशन करेंगे। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ फोर्स लगाया, एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया हमने। अब एक बात बताइए, मान लीजिए हमने एफ फोर्स लगाया तो इसको एक्स डिस्टेंस से स्ट्रेच किया, डिस्प्लेस किया, इनिशियल से फाइनल लेकर गए और वर्क डन फाइंड आउट कर दिया। दैट इज वर्क डन W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन। दूसरा पॉइंट मीन्स इट इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज, अगर हम ये कहें, हमने उसके बाद क्या कहा था? इसका आंसर आपके पास आया था 1/2 kx²। बोलो आया था कि नहीं? F इज इक्वल टू kx आपने वैल्यू पुट की थी और उसके बाद आपने इसका आंसर कहा था, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। मीन्स एक्सटर्नल एजेंसी ने काम किया और पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की स्टोर हो गई। मीन्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी increase the potential energy in कंजर्वेटिव फोर्स लिख रहा हूं मैं सीधा, सभी में होता है कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज स्प्रिंग। जो आपके पास ये स्प्रिंग है, इसके अंदर जो कंजर्वेटिव फोर्स लगा हुआ था, स्प्रिंग फोर्स लगा हुआ था, उसके अंदर अगर हम देखें तो जैसे ही एक्सटर्नल एजेंसी ने काम किया, एक्सटर्नल एजेंसी इसको अपनी तरफ स्ट्रेच कर रही है या इसको कंप्रेस करेगी, तो भी उसके अंदर क्या हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। बट आप सोच रहे हो सर, आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि जो वर्क डन है ना वो पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव होता है। मैंने ये कहा था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी है जो मैंने लिखा हुआ। अगर हम ये बात कहें वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, आप क्या कहोगे? बेटा कंजर्वेटिव फोर्स तो माइनस एफ लगा हुआ है, स्प्रिंग फोर्स दैट इज माइनस एफ इज इक्वल टू के एक्स। बोलो लगा हुआ है कि नहीं? देन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। बोलो है कि नहीं? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है
वो क्या है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंसी राइट साइड वर्क कर रही है। अगर ये जो कंजर्वेटिव फोर्स लगा हुआ है, जो स्प्रिंग फोर्स लगा हुआ है, अगर ये काम करेगा तो ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कराएगा। अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कराएगा क्योंकि ये केवल और केवल पोजीशन को रिस्टोर कर रहा है, ये नेचुरल पोजीशन पर लाने की कोशिश कर रहा है। और जब ये इसको नेचुरल पोजीशन की तरफ लाएगा तो इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी और ये जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी जब ये वापस अपनी नेचुरल पोजीशन की तरफ आएगा। समझ आ गया? तो हमने क्या कहा, जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है वो नेगेटिव ऑफ क्या होता है, एक्सटर्नल एजेंसी। मतलब हम क्या लिख देंगे बेटा, देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू कंजर्वेटिव। ये बात आपने याद रखनी है। इसका मतलब ये है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स काम करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, अगर एक्सटर्नल एजेंसी काम करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स ऑन स्प्रिंग इंक्रीज। समझ आ गया? कंजर्वेटिव फोर्स क्या करेगा, सॉरी, कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करेगा और एक्सटर्नल एजेंसी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। ये नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ग्रेविटेशन भी आपने पढ़ा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो यहां देखिए, आपने क्या कहा कि हमारे पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m है, इस पर जो इसका वेट लगा हुआ है mg नीचे है। हमने क्या किया, इस ब्लॉक पर फोर्स लगाया, मतलब एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स लगा रही है। ये बात याद रखेंगे, जब एक्सटर्नल एजेंसी इसके वेट के बराबर फोर्स लगा रही है तो ये कहता है कि ये ऑब्जेक्ट यहां से डिस्प्लेस होकर h हाइट पर चला गया। पॉइंट क्लियर हो गया होगा? अब ये ब्लॉक यहां पहुंच गया, क्लियर, h हाइट पर चला गया। तो हमने क्या कहा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इज इक्वल टू एफ डॉट एस। आप यहां पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ एस कोस थीटा। एफ इज इक्वल टू आपने कितना लगाया, वेट, एस इज इक्वल टू कितना लगाया, एच। बोलो लगाया कि नहीं? तो इन दोनों की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी क्या हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी क्या हो गया हमारे पास, एम जी एच। बोलो हो गया कि नहीं? क्योंकि कोस जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ कोस 0 डिग्री लिखते हैं, 1 हो जाएगा कोस 0। तो देखिए ध्यान से, हमने फोर्स लगाया ऊपर, एच डिस्प्लेस भी हुआ, तो क्या हो गया हमारे पास, एम जी एच हो गया। क्लियर? अब ये किसने काम किया, एक्सटर्नल एजेंसी ने, अपने आप तो ऊपर नहीं गया ना। तो क्या कहेंगे, दिस वर्क डन is stored as gravitational potential energy GPE। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, क्योंकि देखिए डेफिनेशन में क्या कहा था कि आप उसकी पोजीशन चेंज कर दो या कॉन्फ़िगरेशन बदल दो। आपने इसकी यहाँ पर पोजीशन चेंज कर दी, जैसे ही आपने यहाँ पे पोजीशन चेंज की उसके पास पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो गई, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब उसके पास जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी आ गई तो जो ये वर्क डन है, वर्क डन इज इक्वल टू एम जी एच, ये एक्सटर्नल एजेंसी ने किया, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में आ गया। जो पोटेंशियल एनर्जी, जो इसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी थी, डी यू थी, यू लिख सकते हो या डी यू लिख सकते हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी थी, पॉजिटिव हो गई। मतलब आपने इसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया।
समझ आ गया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ गई, और आप ये भी कह सकते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। अगर मान लीजिए आप ये कहते हो कि सर हम जो है ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से काम कराना चाहते हैं, आपने ये कहा कि ये ऑब्जेक्ट h हाइट पर है, ठीक है, नीचे लगा हुआ mg। अब आप ग्रेविटेशनल फोर्स से काम कराना चाहते हैं, आप ये कहोगे कि सर इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है ना वो इसका वेट है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगा हुआ है वो क्या है? वो इसका वेट है। अगर वो इसका वेट है तो नीचे लग रहा है। अब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हम ये लिख देते हैं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? mg इंटू एच। वेट भी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेस भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। अब h क्या होता है? इनिशियल पॉइंट ऊपर है, फाइनल पॉइंट नीचे है, तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? माइनस एच। पढ़ा हुआ है तो आपने, तो क्या आ जाएगा आपके पास वर्क डन? m माइनस mgh। नेगेटिव वर्क डन आने का मतलब क्या है? दैट इज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ गया होगा? तो मैं आपको यही बता रहा था, यही मैंने आपसे समझाया था कि यहाँ काम किसने किया? एक्सटर्नल एजेंसी ने काम नहीं किया, यहाँ ग्रेविटी ने काम किया, कंजर्वेटिव फोर्स ने काम किया। कंजर्वेटिव फोर्स जब वर्क डन करता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करता है, जब एक्सटर्नल एजेंसी वर्क करती है तो वो पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करती है। इसलिए हमने आपसे सबसे पहले लाइन में यही बताया था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ du मीन्स डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। आज हमने आपसे यही समझाया था। सबसे पहले नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए बच्चे। अगला जो हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? अकॉर्डिंग टू ये कहता है कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव forces is equal to change in its काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम है। देखिए बेटा, हम इस थ्योरम को प्रूव भी करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम को हम प्रूव भी कर लेंगे, पर ये कहता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इन दोनों का जो सम है वो हमेशा और हमेशा चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। ये हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम है।
आपकी बुक में काफी सिंपल तरीके से लिखी हुई है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्सेज के बारे में मैंने आपसे बताया था। कंजर्वेटिव फोर्सेज कौन कौन से होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं विस्कोसस फोर्स या विस्कोसिटी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये सब क्या होते हैं भाई? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो ये कहता है कि अगर हम इनको अलग अलग इंक्लूड करें, अगर हम इनको डिफरेंट टाइप से इंक्लूड करें तो क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले हम इसको प्रूव कर लेते हैं। पहला मैं आपको बता रहा हूं, जो आपसे ये कहा जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम। बाय कांस्टेंट फोर्स। ये कहता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम को आप कांस्टेंट फोर्स से प्रूव करके बताइए। देखिए, हम क्या कहेंगे कि हमारे पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m है, हम इस पर कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं। हम इस पर क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं। अगर F फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा और कुछ टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाएगा और S डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। ठीक है, S डिस्प्लेसमेंट कवर करके ये वहां पहुंच जाएगा किसी दूसरे पॉइंट पर। क्लियर? अब मैंने ये कहा, देन हम यहाँ क्या कहेंगे भाई? dw या w भी वर्क डन, w इज इक्वल टू हम सीधा बता देते हैं f डॉट ds इंटीग्रेशन। जब हम इनका इंटीग्रेशन कांस्टेंट फोर्स बता रहे हैं, इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। अब सीधा आप यहाँ पर f डॉट s लिखेंगे। f डॉट s जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया, कोस 0। W इज इक्वल टू F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? न्यूटन्स लॉ से ma एंड s। अब हम क्या कहेंगे भाई? वी नो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। इनिशियल वेलोसिटी हम इसकी u बता देते हैं, यहाँ फाइनल वेलोसिटी को v बता देते हैं। W इज इक्वल टू ma v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। ऐसे एक कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास? W इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। W इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। बेटा देखिए, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोजीशन पर है, यहां माइनस किया काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पोजीशन पर। दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही हमने प्रूव करना था, ये हमने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करके प्रूव किया है। क्या अप्लाई करके प्रूव किया है? कांस्टेंट फोर्स। अब देखिए, मान लीजिए आप ये कहते हो कि आप इसको वेरिएबल फोर्स से आप अप्लाई करके बताइए। हम ये कहेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्सेस। अगर हम वेरिएबल फोर्सेस की बात करते हैं, हम एक ब्लॉक लेते हैं, ब्लॉक मास m, वेरिएबल फोर्स F अप्लाई किया और ये वेरिएबल फोर्स से S डिस्प्लेस हो जाता है। अब S डिस्प्लेस हुआ तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन A लग रहा है, ये हम नहीं कह सकते। समझ आ गया? हम क्या कहेंगे? अगर वेरिएबल फोर्स लगा हुआ है dw भी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर डिस्प्लेस ए स्मॉल डिस्टेंस ds। ये सब पॉइंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधा लिखेंगे dw इज इक्वल टू f डॉट ds। हम दोनों तरफ क्या करेंगे भाई? इंटीग्रेशन करेंगे f डॉट ds। बेटा f इज इक्वल टू, मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं, f इज इक्वल टू ma इंटू ds। बेटा हम क्या कहेंगे? a इज इक्वल टू dv बाई dt। हमने पढ़ा हुआ है
ए इज इक्वल टू क्या पढ़ा हुआ हमने, dv बाय dt। चलो देखिए आ रहा है। अब हमने क्या कहा भाई, dw का इंटीग्रेशन तो w होगा m dv बाई dt इंटू ds। अब की बार मैंने क्या किया बेटा, इसको थोड़ा सा चेंज किया, m ds बाई dt इंटू dv। हमें पता है कि हमने इस a को dv बाई dt क्यों लिखा, क्योंकि बार बार एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, वेरिएबल फोर्स लगा हुआ है। जब तक ये कांस्टेंट था तो मैंने इसको नहीं छेड़ा, इसकी वैल्यू को नहीं छेड़ा, मैंने कांस्टेंट रखा। यहाँ पर देखिए a को a ही रखा। अगर ये चेंज होता तो मैं इसकी वैल्यू को चेंज करता, डायरेक्ट मैं नहीं पुट कर सकता था। हमने क्या किया, ds बाई dt। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। w इज इक्वल टू हमने क्या कहा, mv dv। वेलोसिटी चेंज फ्रॉम u टू v, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, dv लिखा हुआ है। dv का मतलब चेंज इन वेलोसिटी होता है। बेटा देखिए मास कांस्टेंट है, बाहर आ गया, v का इंटीग्रेशन v के रेस्पेक्ट में पावर में 1 ऐड कर दो और फिर इसी से डिवाइड कर दो। मेरी बात समझ गए, u v। अब क्या होता है फॉर्मूला, अपर लिमिट पॉइंट माइनस लोअर लिमिट पॉइंट। m v की जगह पर v रखेंगे तो v स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस का साइन m, फिर अपर लिमिट पॉइंट कीजिए, लोअर लिमिट पॉइंट पुट करेंगे v की जगह तो u हो जाएगा 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 अपॉन 2। बेटा ये आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपके पास क्या आ गई, वर्क एनर्जी थ्योरम। मैंने दो प्रूफ कराए आपको, एक प्रूफ मैंने कराया बाई कांस्टेंट फोर्स, एक प्रूफ मैंने कराया बाई वेरिएबल फोर्स। तो आप इसको नोट करेंगे, काइनेटिक, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, हमने आपसे बता दिया। अब उसके बाद हम काफी सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं मेरे हिसाब से तो, बट मैं आपको एक दो डेरिवेशन और करा देता हूं, उसके बाद हम सारे न्यूमेरिकल करेंगे। एक दो डेरिवेशन हम करा देते हैं, तो देखिए भाई, अगला है प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये तो हम पहले भी काफी बार पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यही बात कर लेते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी सिस्टम की हमेशा क्या होती है, कंजर्व्ड होती है, कांस्टेंट होती है। किसी भी सिस्टम की आप टोटल एनर्जी ले लो, किसी भी सिस्टम की आप टोटल एनर्जी ले लो, जब आप किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी लोगे, कंजर्व्ड और कांस्टेंट भी कह सकते हो कि ये हमेशा और हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट ली जाएगी, ये आपने याद रखना। जब सिस्टम की टोटल एनर्जी को अगर हम कांस्टेंट लेते हैं, सिस्टम की टोटल एनर्जी को कांस्टेंट कैसे लेंगे, आप इसका प्रूफ करके दिखा दीजिए। ठीक है, देखिए बेटा, हम क्या कहते हैं, मैं आपको बताता हूं। टोटल एनर्जी का मतलब होता है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। मेरी बात समझ ली, क्योंकि इसीलिए मैंने मैकेनिकल पे लिखा था। मींस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये मैंने आपसे बताया। ठीक है, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, इसका प्रूफ करना चाहते हैं, ठीक है, प्रूफ करेंगे तो बेटा देखिए हमने क्या कहा था,
we know work done by conservative force is equal to minus of change in potential energy. लिखा था कि नहीं? मीन्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ du लिख दो या del u लिख दो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और आप क्या कह सकते हो, माइनस ऑफ u फाइनल माइनस u इनिशियल, ये तो कह सकते हो ना, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को तो आप क्या कहोगे भाई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ गया? अब आपने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो किस में चेंज लाता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाता है। समझ आ गया कि नहीं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो बेटा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। एनी डाउट? अब हमने क्या किया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की जगह तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, या आप इस तरह लिख दीजिए डायरेक्ट, माइनस ऑफ प्लस ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप क्या कहोगे, इसको इधर ले आओ, तो क्या कह सकते हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। कंजर्वेटिव फोर्स को आप ये भी कह सकते हो, इसकी स्टेटमेंट को ये भी कह सकते हो। अब क्या कहोगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एक दूसरी स्टेटमेंट लिख रहा हूं, यहां लिख दो भाई, यहां लिख देता हूं, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड, या यहां पर टोटल की जगह सम लिख देता हूं, सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड change in potential energy of the system is always constant। ये कहता है कि सम ऑफ किस किस का सम है, चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। ये बात ध्यान रखिए, मतलब जितना काइनेटिक में चेंज हुआ उतना ही पोटेंशियल में चेंज आना चाहिए। समझ आ गया? पॉइंट क्लियर हुआ? अब देखिए हम इसको करते हैं बेटा, इसको मैंने वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स से ये क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। माइनस लेकर जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव। इसको लिख दिया u फाइनल माइनस माइनस प्लस u इनिशियल, तो ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए हम यहां लिख देते हैं बेटा, इधर हमने क्या कहा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू यहां था पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, इस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को उधर ले जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। बेटा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यही तो लिखा था। ये दोनों क्या है, फाइनल पॉइंट की है, ये दोनों किसकी है, इनिशियल की। हम क्या कहेंगे, टोटल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इनिशियल। इसका मतलब टोटल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इनिशियल। ये दोनों सेम है, मतलब फाइनल पोजीशन पर जो एनर्जी है और इनिशियल पर जो थी, दोनों की दोनों क्या है, सेम। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पॉइंट क्लियर हुआ? तो आप, मैंने इसका प्रूफ करा दिया, आप इसको नोट करिए पहले, फिर एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं।
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स में फाइंड आउट करें तो क्या होगा? देखो बेटा, हम क्या करते हैं, हम किसी भी ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम ये कहते हैं बेटा, ये जो लेवल है ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि हमारे पास या ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्री फॉल लिख देता हूं, चलो ठीक है, फ्री फॉल है। मैंने ये कहा कि ऑब्जेक्ट जो है वो h हाइट पर है, ये h हाइट पर है बेटा, और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है इसको मैं a पोजीशन बता रहा हूं। थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। ये कहीं पर भी कोई पॉइंट है, इसको मैंने बी पॉइंट बोल दिया। टोटल हाइट h बताई थी हमने बेटा। उसके बाद देखेंगे तो ऑब्जेक्ट ग्राउंड सरफेस पर भी आएगा, बोलो आएगा कि? तो ये हमने तीन अलग अलग पोजीशन, ग्राउंड सरफेस पर जो पोजीशन है उसको मैंने सी पॉइंट रख दिया। अब हम इसका जो जिक्र कर रहे हैं इसको देखिए भाई। फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट is at a point at a height h, कितनी हाइट पर है? h हाइट पर है। हम यहाँ क्या कहेंगे भाई? टोटल एनर्जी एट a, क्या कहेंगे भाई? काइनेटिक एनर्जी एट a प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट a, बोलो कहेंगे कि नहीं? अब आप एक बात बताइए, काइनेटिक एनर्जी a पॉइंट पर निकालोगे, अगर आप a पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो क्या कहोगे? काइनेटिक एनर्जी एट ए। इनिशियली तो ये किस में है? रेस्ट में है, ये जीरो है। फ्री फॉल बोला था ना, फ्री छोड़ना है, मतलब अभी रेस्ट में है, उसके बाद वो मोशन में आएगा। इनिशियल क्या हो गया? जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो क्या है हमारे पास? mgh, अभी अभी हम पढ़ा चुके हैं, क्लियर है। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू क्या आ गया? mgh, ठीक है भाई। टोटल एनर्जी ए पॉइंट पर निकाल दी। आफ्टर सम टाइम इट रीच एट पॉइंट बी, या हम क्या कहेंगे भाई? व्हेन ऑब्जेक्ट रीच एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पर हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे, टोटल एनर्जी एट बी, तो फिर वही फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट। अब हम ये कहेंगे कि जब बी पॉइंट पर पहुंचा तो इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर ली थी भाई। कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर ली थी भाई? एक्स। ये तो नहीं पता ना कितनी है ये, बट हमें ये पता है कि एक्स डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर ली, क्लियर। तो हमने क्या कहा बेटा? हम क्या कहेंगे भाई? हियर पोटेंशियल एनर्जी एट बी, क्या कहेंगे भाई? mg। ग्राउंड से हाइट कितनी रह गई भाई? h माइनस एक्स। देख सकते हो ग्राउंड से हाइट क्या रह गई भाई? h माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। क्यों? क्योंकि आपने ये हाइट x नहीं लेनी, आपने तो ग्राउंड से हाइट लेनी है कि ये कितनी बची? ये कितनी बची भाई? h माइनस एक्स। पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे? हाफ mv स्क्वायर। हम क्या कहेंगे? v पॉइंट पर ये vb स्क्वायर लिख देता हूं, यहां इसकी जो वेलोसिटी है उसको vb बता देते हैं, समझ आ गया। बट vb कितना है वो हमें मालूम नहीं है बेटा। हमें ये x डिस्टेंस तो मालूम है ना कितना नीचे गया है। हम क्या कहेंगे? v नो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है, बोलो होता है कि नहीं बेटा? ध्यान से देखो, a एक्सेलरेशन है, हमने क्या किया बेटा? हमने कहा v जो वेलोसिटी है, v स्क्वायर जो वेलोसिटी है वो vb स्क्वायर, बोलो है या नहीं है? माइनस यू स्क्वायर, u आपके पास इनिशियल है तो क्या हो गई? जीरो हो गई, इज इक्वल टू 2a। s की जगह पर क्या लिखोगे बेटा? कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ है? x, क्योंकि इस पॉइंट से यहां तक आने के लिए x डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है तो 2ax लिखेंगे। मतलब vb स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? 2ax।
क्या आ गया आपके पास 2ax। पॉइंट क्लियर है। हम ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, VB² की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी एट B इज इक्वल टू 1/2m। अब देखिए 2ax, यहां तक ठीक है भाई। यहां जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, फ्री फॉल, वी नो। यहां मैं लिख देता हूं बेटा, वी नो A इज इक्वल टू G। जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो हम इसको क्या लिख देंगे बेटा, 2gx। अब क्या हो गया बेटा, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया mgx। अब टोटल एनर्जी निकाल दीजिए B पॉइंट पर बेटा। काइनेटिक एनर्जी एट B कितना है हमारे पास, mgx प्लस mgh माइनस x। ये पोटेंशियल थी, वैल्यू निकालेंगे टोटल एनर्जी एट B पॉइंट इज इक्वल टू क्या हो गया, mgh। बोलो सेम आया कि नहीं। अब आप कहोगे एट पॉइंट C, एट पॉइंट C दैट इज ऑन ग्राउंड। ग्राउंड पर अगर हम देखते हैं तो क्या कहेंगे भाई, टोटल एनर्जी एट C इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट C प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट C। बेटा पोटेंशियल एनर्जी एट C पॉइंट क्या हो गया, 0, बिकॉज H इज इक्वल टू क्या है, 0 है। C तो ग्राउंड पर आ चुका ना, यहाँ तो कोई पोटेंशियल ही नहीं, यहाँ कोई पोटेंशियल नहीं है, तो आपने क्या बोला, H की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी एट C निकाल लेंगे, क्या कह देंगे 1/2mv²। वही फॉर्मूला सेम, हम क्या कहेंगे vc² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh। क्यों, क्योंकि हम क्या कहेंगे 2as कहेंगे ना, तो a तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और h क्या है आपके पास, हाइट, क्योंकि आप यहां से यहां पहुंच गए हो तो कितने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर गए, अब h कर गए, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह h आ जाएगा। u आपको पता है 0 है, तो vc² इज इक्वल टू क्या आ गया 2gh। ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास C पॉइंट पर आ जाएगी mgh। अगर हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, mgh। समझ आ गया। मींस अगर ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते हम ये कहेंगे कि जो टोटल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी थी, वो टोटल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई है। सब समझ आ गया जो आप यहां देख रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहीं पर अगर हम बात करें इनके ग्राफ की, मैं यहां बात करता हूं इनके ग्राफ की। एक का ग्राफ इंक्रीज होगा, दूसरे का ग्राफ डिक्रीज होगा, और टोटल ग्राफ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देखिए मैं बताता हूं, यहां हम लेंगे बेटा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। या तो हम लेंगे हाइट h, या हम लेंगे बेटा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, तीनों लेंगे हम यहाँ। ठीक है भाई, हमने कहा कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है, इस पॉइंट पर, यही था ना इनिशियल आपका। तो ये तो आपका अब जितना नीचे आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइट के है, तो ये डिक्रीज होते होते और फाइनली ग्राउंड पर क्या हो जाती है बेटा, 0 हो जाती है ना। तो ये तो किसका ग्राफ हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का। ये जितनी पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक उतनी ही इंक्रीज हो रही है, तो ये ग्राफ किसका आ गया, काइनेटिक एनर्जी का। और टोटल एनर्जी तो mgh है, तो ये जो डॉट डॉट लाइन वाला ग्राफ है, ये किसका आ गया, टोटल एनर्जी का। तो ये ग्राफ भी आप बना सकते हो, इस तरह के ग्राफ भी आप बना सकते हो। समझ आया कि नहीं। तो ये हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बताया था। अगर आप कोई और एग्जांपल भी करना चाहते हो तो और एग्जांपल भी कर सकते हो। आपसे मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन स्प्रिंग बता देता हूं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन स्प्रिंग बता देते हैं अगला, क्योंकि वो भी कंजर्वेटिव फोर्स ही है। मेरी बात समझ गई कि नहीं। चलो देखिए आगे करते हैं।
कंजर्वेटिव फोर्स इन स्प्रिंग। देखिए भाई ध्यान से, हमने क्या कहा भाई, ये स्प्रिंग है भाई, हमने इस पर फोर्स लगाकर एक्सटेंड कर दिया। क्लियर? ये नेचुरल पोजीशन है, ब्लॉक का मास है मैं, ठीक है, और जिस सरफेस पर रखा हुआ ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है। मेरी बात समझ गए? अब हम यहां क्या कहेंगे, देखिए बेटा, आपने इसको एक्स डिस्टेंस पर डिस्प्लेस कर रखा है, यहां हम कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। उसके बाद ये स्प्रिंग क्या होगी बेटा, अंदर की तरफ भी आएगी, एक्स डिस्टेंस पर ही आएगी, तो ये भी इंटरनल एक्सट्रीम, वो एक्सटर्नल एक्सट्रीम, बस ये याद रखना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाकर बता दिया। अब हम क्या कह रहे हैं, हम इनकी अलग अलग पोजीशन पर फाइंड आउट करना चाहते हैं। आप ये कहोगे कि मान लीजिए ये ब्लॉक यहां पहुंचता तो वैल्यू क्या होती, यहाँ स्पीड क्या होती, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती, यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होती, तो हम ये कहेंगे इन स्प्रिंग टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्वेटिव फोर्स है। इन स्प्रिंग टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। देखिए मैं आपको बताता हूं, पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन आपको पता होना चाहिए 1/2 kx²। बोलो होती है कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है, 1/2 kx²। अगर आपसे ये कहा जाए काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो हमेशा क्या कहोगे, 0, क्योंकि एक्सट्रीम का मतलब है कि यहां आकर ये रुक गया और उसके बाद फिर वापस आया। एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर रुक जाता है, वहां वेलोसिटी, यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यहां पर x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0, क्योंकि आप क्या करते हो, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी होती है 12mv²। जैसे ये यहां रुक गया एक्सट्रीम पर, v0 पुट करोगे काइनेटिक 0 आ गई, और यहां x 0 हो गया, मतलब आप क्या कहोगे, पोटेंशियल एनर्जी एट नेचुरल पोजीशन, जो इसके नेचुरल पोजीशन है वहां पर क्या होती है, 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 12kx²। तो आप क्या कहोगे, काइनेटिक एनर्जी क्या कहोगे वहां पर, 12mv², मैक्सिमम बताओगे। मेरी बात समझ गई कि नहीं? उस पॉइंट पर क्या बताओगे, मैक्सिमम बताओगे। तो ये आपने याद रखना है। जब हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे, तो यहां अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 kx²। यहां हम बात करें टोटल एनर्जी की बात करें तो क्या कहोगे, 1/2 12mv²। मतलब टोटल एनर्जी एट नेचुरल, टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम, ये दोनों अमाउंट में क्या है, इक्वल 1/2 kx² इज इक्वल टू 1/2 mv²। 1/2 से 1/2 कैंसिल, x इज इक्वल टू m/k इंटू v² अंडर रूट, मतलब x इज इक्वल टू v अंडर रूट ऑफ m/k कह सकते हो। और अगर आपने v निकालना है, v इज इक्वल टू m नीचे आ जाएगा, k/m अंडर रूट इंटू x, बोलो आ जाएगा x इंटू अंडर रूट ऑफ k/m भी आप बता सकते हो। ये आपने क्या बताया, पोजीशन और वेलोसिटी की वैल्यू बताई। अगर वेलोसिटी इतनी है तो पोजीशन वहां मिलेगी, अगर डिस्प्लेसमेंट यहां तक है तो इसकी वेलोसिटी ये पॉइंट मिलेगी। ये आपने इन दोनों को बताया। मान लीजिए आपसे कहीं पर भी किसी भी मिड पॉइंट पर कह दिया जाए, किसी मिड पॉइंट पर कहीं पर बीच में कह दिया जाए, क्योंकि आपको पता है ये तो इक्विलिब्रियम नेचुरल पोजीशन है,
ये आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन है। मान लीजिए आप एक बार इसकी स्नैप ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए एट एनी पोजीशन, कहीं पर भी कोई नई पोजीशन आपसे बता दी जाए, जो मैं यहां लिख रहा हूं, यहां मैं बना ही देता हूं, यहां बता दिया जाए। अब हम क्या करेंगे भाई, यहां पर जो ये पोजीशन है ना बेटा, ये एक्स एम लिख रहा हूं भाई मैं, या कोई भी एक्स डैश लिख सकते हो आप इसको, मैंने एक्स डैश से लिख दिया। इस पोजीशन पर देखा जाए तो पोटेंशियल भी है और इस पोजीशन पर देखा जाए तो काइनेटिक भी है। यहां पर दोनों एनर्जी है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम इज इक्वल टू, इस पॉइंट को हम क्या पॉइंट लें बेटा, ए, टोटल एनर्जी एट ए, और इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। एक ही बात है, मतलब टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट होती है। आप एक्सट्रीम की टोटल एनर्जी की बात करोगे तो क्या कहोगे, 1/2 kx² इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट पर एनर्जी की बात करें, ये ब्लॉक एम है, तो भाई इस पॉइंट पर काइनेटिक है हाफ एम वी डैश स्क्वायर प्लस, यहां तो पोटेंशियल भी है 1/2 kx डैश स्क्वायर। बोलो कहोगे कि नहीं, पोटेंशियल कितनी है, x डैश डिस्टेंस है और वेलोसिटी कितनी है, v डैश है। तो यहां पर हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ वेलोसिटी पूछी जाए तो इसको इधर ले आओ, 1/2 k इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स डैश स्क्र इज इक्वल टू 1/2 m इंटू वी डैश स्क्र। 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ वी डैश की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, k बाई एम अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई, सॉरी इसी के अंदर अंडर रूट के अंदर ही आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस एक्स डैश। एम नीचे आ गया, वी डैश की वैल्यू निकालनी है आपने, तो वी डैश क्या आ गया, इसका अंडर रूट। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हो? तो इस तरह आप उसकी वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर फाइंड आउट कर सकते हो। तो यही आपके पास, अगर मान लीजिए आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हो तो मैं ग्राफ बना सकता हूं। ग्राफ बता देते हैं भाई, हमें पता है टोटल एनर्जी तो क्या है, कांस्टेंट है। मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, यहां हम लिखते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। इस पर यहां हम क्या ले लेते हैं बेटा, पोजीशन। पोजीशन की बात करेंगे तो ये जो ग्राफ है ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। अब उसके बाद ये ग्राफ जो है ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ये काइनेटिक का ग्राफ है, और ये टोटल एनर्जी का ग्राफ है। यहाँ ग्राफ में थोड़ी गलती है क्योंकि यहाँ काइनेटिक 0 है, तो पोटेंशियल मैक्सिमम होनी चाहिए, यहाँ टच करनी चाहिए। ये इस तरह का ग्राफ बना है। काइनेटिक का ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको पता है 1/2 kx² लिख रहे हो, x² का पैराबोलिक ग्राफ आता है, ये हमने पैराबोलिक ग्राफ बनाया। एक काइनेटिक, एक पोटेंशियल और तीसरा टोटल एनर्जी। क्योंकि पोटेंशियल की बात करें वो भी क्या है 1/2 kx²। जितनी काइनेटिक डिक्रीज हो रही है उतनी ही पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है, जितनी पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है उतनी ही काइनेटिक इंक्रीज हो रही है। दोनों के अंदर हम यही तो पढ़ रहे हैं। मेरी बात समझ आ गई? तो पैराबोलिक ग्राफ बनाया ये किसका ग्राफ था, काइनेटिक ग्राफ था। एक क्या था हमारे पास, पोटेंशियल। ये पोटेंशियल का हमने क्या बताया, हमने पोटेंशियल का पैराबोलिक ग्राफ बनाया, तो काइनेटिक का उतना ही डिक्रीजिंग ग्राफ बनाएंगे, उससे अपोजिट हो जाए। और टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो वो तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो आज हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए काफी सारे एग्जांपल्स कराए हैं और वर्क एनर्जी थ्योरम कराई है। अगली क्लास के अंदर हम केवल और केवल न्यूमेरिकल करेंगे। इन वर्क एनर्जी थ्योरम के, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के काफी सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे और आप भी करके देखना। थैंक यू।